स्पीकर साहब, मैं आप ही की तजवीज से शुरू करूंगा। आपने आज तजवीज पेश की और सबने उसको अप्रिशिएट किया कि जो अहम मामलात हैं, जो कौमी इश्यूज हैं, जो मसले हैं, उस पर एक मुस्बत डिबेट होनी चाहिए और सिर्फ डिबेट ना हो बल्कि उस डिबेट के जरिए फिर हम हल की तरफ भी आगे बढ़े। स्पीकर साहब, मैं भी ये महसूस करता हूं और आप भी यकीनन मुझसे ज्यादा करते होंगे और शायद इस हाउस का हर एक ऑनरेबल मेंबर ये महसूस करता होगा कि उस डिबेट के लिए और उन फैसलों के लिए सबसे पहले एक मुनासिब माहौल चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि शायद वो मुनासिब माहौल आज भी बदकिस्मती से दस्तयाब नहीं है। हम जब सियासी स्टेज पे खड़े होकर अपने पार्टी के वर्कर्स से मुखातिब होते हैं स्पीकर साहब, तो जाहिर बात है कि हमारा अंदाज़े बयां मुख्तलिफ होता है। लेकिन जब अगर हम फ्लोर ऑफ द हाउस इस पार्लियामेंट में भी खड़े होकर हमारा अंदाज़े बयान ऐसे हो जैसे कि हम अपने सियासी जलसे से खिताब कर रहे होते हैं, तो जाहिर बात है स्पीकर साहब उससे मुश्किलात पैदा होती हैं। और ये बात मैं सिर्फ हुकूमत के लिए मैं नहीं कह रहा, ये बात मैं तमाम हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स के हवाले से कहना चाह रहा हूं। स्पीकर साहब, यहां पर बात की गई कि हमें दूसरों को इज्जत देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मैं अगर आपको इज्जत देता हूं तो असल में मैं अपनी इज्जत को बढ़ा रहा हूं, और खुदा ना खास्ता अगर मैं आपकी इज्जत नहीं करता तो मैं अपनी इज्जत को कम कर रहा हूं। तो कम से कम इस एक बात पर तो आज हम मुत्तफिक हो जाएं कि एक दूसरे के लिए नामुनासिब अल्फाज हम फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तेमाल ना करें, और इस एक बात पर तो कम से कम हम मुत्तफिक हो जाएं कि जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है कम से कम उनके हवाले से हम नामुनासिब अल्फाज फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तेमाल ना करें। और मैं पहल ये करूंगा कि पहल मैं करूंगा कि मैं कम से कम वजीर आजम के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस कत्तन नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन यही तवक्को फिर मेरी हुकूमती अरकान से भी होगी कि वो फिर पीपल्स पार्टी पीटीआई के लिए तो जाहिर बात है, मुस्लिम लीग के लिए, जमीयत के लिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फिर वही रवैया होना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं मजबूरन आज फिर प्रोडक्शन ऑर्डर की बात करूंगा, और मेरे ख्याल से हमेशा बात प्रोडक्शन ऑर्डर से शुरू होती है। अभी मेरे एक भाई ने यह कहा कि यहां पर अहम मामलात होते हैं और आप प्रोडक्शन ऑर्डर का मसला लेकर आ जाते हैं। मसला स्पीकर साहब किसी का जात का नहीं है। मेरा मसला यह नहीं है कि आज आसिफ अली जरदारी साहब यहां पर मौजूद नहीं है जाती हैसियत से। मेरा मसला यह है कि आज नवाब शाह के लोगों की नुमाइंदगी यहां पर नहीं है। मेरा असली मसला यह नहीं है कि राना सानोल्लाह साहब और साद रफीक साहब आज यहां मौजूद नहीं है जाती तौर पर। मेरा मुतालबा और मेरा इशू यह है कि आज लाहौर की और फैसलाबाद की नुमाइंदगी यहां पर नहीं हो रही। और मेरा मसला यह स्पीकर साहब कि अली वजीर और मोहसिन दावड़ की जात की बात नहीं है, आज वजीरिस्तान की नुमाइंदगी भी इस हाउस में नहीं हो रही। तो इसलिए स्पीकर साहब, गुजारिश मेरी यह होगी कि ये अना का मसला नहीं है। आपका इख्तियार है, आपका सवाबदीद है, और इस पार्लियामेंट में जरूरत इस बात की है कि मेंबर्स आकर अपनी नुमाइंदगी करें। या तो यह कि आप पहले से यह कह दें कि जी जिन जिन पर इल्जाम है वो सब सजा याफ्ता है। अब जब सजा याफ्ता नहीं है और इल्जाम है, तो इल्जाम की बुनियाद पर आप उनके हल्के के लोगों को नुमाइंदगी से क्यों महरूम रख रहे हैं स्पीकर साहब? तो एक तो मैं ये गुजारिश करूंगा। और यहां पर बात की गई कि जी अदालत में आकर वो अपनी सफाई पेश करे, राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से बात की गई। अदालतों का निहायत एहतराम स्पीकर साहब, निहायत एहतराम, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उनको किसी वीडियो वाले जज के सामने पेश किया गया
तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनको इंसाफ मिलेगा। स्पीकर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि डिबेट यहां पर हुई 84 आवर्स के करीब, और जाहिर बात है कि आपने सबको अकोमोडेट किया, आपने सबको वक्त दिया, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन उन तमाम कोशिशों के बावजूद, आपकी कोशिशों के बावजूद, हम सबकी कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन के बावजूद, उन 84 घंटों की डिबेट के बावजूद स्पीकर साहब, बदकिस्मती से आज चंद हकायक है जो मैं आज आपके और हाउस के सामने रखना चाहूंगा। 84 आवर्स हमने डिबेट की स्पीकर साहब, लेकिन आज भी जो जीरो रेटेड रिजीम की इंडस्ट्रीज थी, जो एक्सपोर्ट्स के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबल है, आज भी उनके मसले मसाइल हैं स्पीकर साहब। आज भी उनके सैकड़ों अरब रुपए फंसे हुए हैं और उनको पैसे वापस नहीं मिल रहे। आज भी लिक्विडिटी क्रंच का उनका मसला है, उनकी वर्किंग कैपिटल का मसला है, जिससे वो प्रोडक्शन भी मुतासिर हो रही है और जाहिर बात है हमारे एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हो रहे हैं। आज भी स्पीकर साहब, शायद आपके इल्म में आया होगा कि साबका फाटा और पाटा के कुछ इलाकों में जहां पर टैक्स की मुकम्मल छूट थी, वहां पर कुछ इंडस्ट्रीज पर टैक्सेस लगे हैं, जिस पर आज भी एहतजाज हो रहा है। स्पीकर साहब, आपके इल्म में होगा, आपके इल्म में होगा कि गैस सीएनजी 83% कीमत बढ़ चुकी है। मुझे पंजाब का नहीं पता, मुझे सिंध का नहीं पता, खैबर पुख्तनख्वा का मुझे पता है स्पीकर साहब कि हर दूसरे रोज आज झगड़े हो रहे हैं। ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और जो मुसाफिर हैं, किराए के हवाले से उनके झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि किराए बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं स्पीकर साहब। 83% इंक्रीज। आज भी स्पीकर साहब, आज भी मेरे अपने जिले में जितनी भी मार्बल फैक्ट्रीज हैं, तमाम की तमाम बंद हैं। और सिर्फ मार्बल फैक्ट्रीज बंद नहीं है स्पीकर साहब, हजारों लाखों मजदूर जो वहां काम करते हैं, आज वो बेरोजगार हैं, क्योंकि वो कारखाने बंद हैं। आज भी स्पीकर साहब, आपके इल्म में होगा कि रोटी जो 10 रुपए की बिक रही थी, वो 15 रुपए पे चली गई है। आपके इल्म में कि अभी पिछले हफ्ते के दिन जो हड़ताल हुई है पूरे मुल्क में, तमाम ताजरों ने स्पीकर साहब जो हड़ताल की है, जाहिर बात है स्पीकर साहब, इससे साफ यह नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मसला जरूर है, कहीं ना कहीं कोई मुश्किल जरूर है। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि बजट को मंजूर करते हुए अगर हमने, इस हाउस ने ऐसे फैसले किए हैं जिसके मनफी असरात हो रहे हैं आज इकॉनमी पर और आम आदमी पर, तो जरूर हुकूमत को उस पर नजरसानी करनी चाहिए। और अगर मुस्बत सिमत में हुकूमत चलेगी इस हवाले से स्पीकर साहब, तो कम से कम मैं अपनी जात के हवाले से आपको कह सकता हूं कि हम उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्लीज इस पर नजरसानी करें ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो। स्पीकर साहब, बिल्कुल हैदरोदी साहब, मैंने रिक्वेस्ट भी की है और हमारी ख्वाहिश है कि आइंदा इजलास में मैं इस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर आप सारे एग्री करते गवर्नमेंट और ये, ताकि हम देख ले, लेकिन इसमें सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की बजाय वो आप सोल्यूशन दे, सारे गवर्नमेंट भी सोल्यूशन दे और अपोजिशन भी सोल्यूशन दे, तो इसके लिए हम तैयार है कि इस पर डिबेट करें। बिल्कुल चीफ स्पीकर साहब, स्पीकर साहब सोल्यूशन की बात आपने की। 4500 बिलियन रेवेन्यू टारगेट था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, 1500 बिलियन स्पीकर साहब हम कलेक्ट नहीं कर पाए। एमएसटी स्कीम के बावजूद हम कलेक्ट नहीं कर पाए। 400 a little less or more शॉर्टफॉल है, और हमने इस साल के लिए टारगेट रख दिया है 5500 अरब रुपए का। स्पीकर साहब, अब आप मुझे बताएं कि ये 1000 अरब रुपए कहां से जनरेट होंगे, और जब ये 1000 रुपए हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो लोगों की मुश्किलात मजीद बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेंगी। डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, लेकिन ऐसे एम्बिशियस टारगेट्स भी हम ना रखें स्पीकर साहब
जिससे लोगों का जीना महाल हो जाए। रियलिस्टिक टारगेट्स हमें रखने चाहिए। और स्पीकर साहब, आखिर में यहां पर बात की गई एहतसाब की जी एहतसाब होना चाहिए और एहतसाब पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए और एहतसाब पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई पैमाना तो बता देना। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक केस में अभी इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वहां पर आपने आदमी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे केस में रेफरेंस भी दाखिल हो गए हैं, लोग गिरफ्तार नहीं हुए। इन्वेस्टिगेशंस चल रही है, इंक्वायरीज चल रही है, एक तरफ लोग गिरफ्तार हो रहे, दूसरी तरफ गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो एहतसाब करें स्पीकर साहब, लेकिन उससे इंतकाम की बू नजर ना आए। और एहतसाब करें स्पीकर साहब, एहतसाब कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम बड़े बड़े लोगों का एहतसाब कर रहे हैं। आप बार बार नाम लेते हैं एक ऐसे शख्स का जो अपने शरीके हयात को जिंदगी और मौत की कशमकश में छोड़ के आ गया वापस अदालत का सामना करने के लिए। आप एक ऐसे आदमी का एहतसाब कर रहे हैं जिसको 11 साल जेल में रखा गया, उस पर कुछ साबित नहीं हुआ, और जो आज भी कह रहा है, जो आज भी कह रहे हैं जज साहब को कि जज साहब 8-8, 10-10 दिन का छोड़ें, पूरे 90 दिन का एक ही साथ रिमांड दे दें। ये हो रहा है स्पीकर साहब। और अगर एहतसाब ही करना है और बड़े बड़े नामों का करना है स्पीकर साहब, तो कम से कम एक गुजारिश होगी। एक शख्स है, आईन जिसकी वफादारी का हम सब ने हल्फ उठाया हुआ है, और आज भी जब हम यहां पर खड़े होते हैं आईन की बात करते हैं, तो जब एक शख्स इन हालात में मुल्क में वापस आ सकता है, एक शख्स 11 साल गुजार कर फिर रिमांड पे जा रहा है, तो वो शख्स जिस पे आर्टिकल 6 का ट्रायल चल रहा है, अगर एहतसाब करना है स्पीकर साहब, तो उसको वापस लेकर आए और एहतसाब करें फिर। लेकिन मैं फिर इसको बात रहूंगा स्पीकर साहब कि मसले आपस में उलझने से हल नहीं होते। जिस तरह आपने कहा, खुशी की बात है और मुस्बत बात होगी स्पीकर साहब कि आने वाले सेशन में जो इंपॉर्टेंट इशू है, पहले हुकूमत और अपोजिशन बैठे, तय करें कि किन मामलात को पहले उठाना है और फिर बैठकर उस पर बात करें। और स्पीकर साहब, मैं कम से कम आपको थैंक यू कहूंगा कि आपने मेरी स्पीच के दौरान मुझे थैंक यू नहीं कहा।